हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो इसमें देखो, जो सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर 1 है उसका एक लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ और उसको आपने बहुत सारा प्यार दिया है। अब आपसे स्टूडेंट, अब जो फिजिकल केमिस्ट्री है, मतलब सॉलिड स्टेट वाला जो चैप्टर है, अब मैं आपको वहाँ से रेगुलर बेसिस पर पढ़ाने वाला हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 लेसन मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। हेलो एल्केन तथा हेलोएरिन, एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल फिनोल एंड ईथर, ये 3 लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो वहाँ पर 3 या 4 लेसन आपके और रह जाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो फिजिकल केमिस्ट्री है ये कंप्लीट कराने वाला हूँ, उसके बाद हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा देंगे। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं आपको कराता रहूंगा, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से होती रहेगी। ठीक है, तो हमारे ये भी चलता रहेगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्रैक्टिस सेट भी कराता रहूंगा, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम सॉलिड स्टेट किसे कहते हैं, मतलब ठोस अवस्था किसे कहते हैं, ठोस अवस्था के कुछ मुख्य लक्षण, क्रिस्टलीय ठोस, अग्रिसर ठोस, क्रिस्टलीय ठोस तथा अग्रिसर ठोस में अंतर, ये सब कुछ पढ़ने वाले तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक बात और स्टूडेंट देखो, अगर आप जगह जगह भटकोगे, जैसे अभी मेरे चैनल से पढ़ रहे हो, बाद में किसी और चैनल से पढ़ोगे, फिर किसी और चैनल से पढ़ोगे, तो स्टूडेंट ऐसे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी। मैं एक सजेशन दे रहा हूँ आपको, जहाँ अच्छा लगता है वहां से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चैनल से पढ़ो स्टूडेंट, जिससे आप भटको ना। क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट अलग है, मैं कुछ अलग पढ़ा रहा हूँ, दूसरा टीचर है वो कुछ और अलग पढ़ाएगा, तीसरा वो कुछ और अलग पढ़ाएगा। तो देखो वहां पर आप डिवाइड हो जाओगे कि मुझे आखिर याद किसका करना है, इस टीचर का करूँ, इसका करूँ या इसका करूँ। तो अगर मेरी राय मानो तो स्टूडेंट एक चैनल से पढ़ो, जो भी आपको बेस्ट लगता है, एक टीचर से पढ़ो तो आप सक्सेस हो जाओगे। और अगर आप जगह जगह भटकोगे तो स्टूडेंट आप वास्तव में ही भटक जाओगे। तो कोई एक चैनल चूज कर लो कि मुझे इसी चैनल से पूरे साल पढ़ना है। अगर आप भटकोगे, यार ये टीचर थोड़ा सा अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, इससे ट्राई करता हूँ, तो यार ट्राई करते करते आपकी साल बीत जाएगी, बट आपको याद कुछ भी नहीं होगा। तो मेरा एक सजेशन है, अच्छा लगे तो मान लेना। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं ठोस अवस्था। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कुछ चीजें लिख दी हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो कि सर मैं मतलब डायरेक्ट लिख के पढ़ाऊँ, तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं यार, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जैसे चाहो वैसे पढ़ा सकता हूँ। तो कमेंट कर देना आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि इनको लिखने में थोड़ा सा टाइम मेरा चला जाता है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इन पॉइंट्स को लिख दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ठोस अवस्था होती क्या है। तो आपने जनरली द्रव्य की 3 अवस्थाएं पढ़ी होंगी, ठोस, द्रव, गैस। जो ठोस अवस्था है इसमें क्या होता है, तो द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आकृति या आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई लोहे का टुकड़ा है, उसका आकार देखोगे सेम है, अगर आप उसका वॉल्यूम नापोगे वो भी सेम रहेगा। लेकिन अगर हम द्रव की बात करें, जैसे वाटर है, 1 लीटर आपने पानी ले रखा है, लीटर, 1 लीटर, ये क्या हुआ स्टूडेंट, वॉल्यूम है, एक आयतन हो गया जो कि निश्चित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उस वाटर को किसी पात्र में रख दिया तो वो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा, किसी दूसरे पात्र में रख दिया फिर उसका आकार ग्रहण कर लेगा। तो वहां पर हम क्या कह सकते हैं कि जो द्रव है उसका आकार अनिश्चित है लेकिन आयतन निश्चित है। आयतन तो 1 लीटर ही रहेगा, क्या उसमें परिवर्तन हो जाएगा, नहीं होगा। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, द्रव कहलाती है, लिक्विड कहलाती है। और गैस अवस्था क्या होती है, जिसका आकार और आयतन, अब इस कमरे में क्या है स्टूडेंट, एयर है। एयर क्या है, बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है। तो द्रव्य की व्यवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, जिनका हमें पता ही नहीं है आकार क्या है, आयतन क्या हमें पता ही नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, गैस, गैस अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन ये जो पूरा लेसन है वो हमारा डिपेंड करता है ठोस अवस्था के ऊपर। हम ठोस अवस्था के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखो, ये तो पहला पॉइंट मैंने क्लियर करा दिया है, सॉलिड स्टेट किसे कहते हैं। यहाँ पर मैंने ठोसों के कुछ सामान्य लक्षण लिखे हैं, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज लिखे हैं, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, जिनके द्वारा हम ठोसों को पहचान सकते हैं। ठीक है, पहला जो पॉइंट है स्टूडेंट वो आप सभी को पता पड़ गया कि ठोस पदार्थों का जो आकार है, आयतन है और आकृति है, ये कैसी होती है स्टूडेंट, निश्चित होती है। तो पहला पॉइंट आप क्या याद रखोगे कि ठोस पदार्थों का आकार, आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। दिमाग में फीड कर दो, जैसा आकार है वैसा ही रहेगा, जितना आयतन है उतना ही रहेगा। तो ठोस पदार्थों का आकार, आयतन तथा आकृति निश्चित होते हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हो, वो अनिश्चित नहीं होते हैं। तीनों के तीनों कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। सेकंड जो पॉइंट है स्टूडेंट, ठोस पदार्थों में द्रवों एवं गैसों की तुलना में प्रबल अंतरा अणु बल पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है,
स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देखो अगर कोई ठोस पदार्थ है तो उसमें अवयवी कण होंगे जिनसे वो मिलकर बना हुआ है, और अवयवी कण जो हैं वो परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, फिर आयंस हो सकते हैं। ठीक है, अब ये अवयवी कण जिन बलों की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी को कहते हैं अंतरा अणुक बल। और द्रवों और गैसों की तुलना में जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें प्रबल अंतरा अणुक बल पाया जाता है। प्रबल अंतरा अणुक बल होता है किसकी वजह से? देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो ठोस पदार्थ हैं उनमें द्रव एवं गैसों की तुलना में प्रबल, यहाँ पर अवयवी कण मान लो, हमारे जो अवयवी कण है वो परमाणु, अणु और आयन कुछ भी हो सकते हैं। अब इन अवयवी कणों के बीच जो बल है वो कैसा होता है? प्रबल होता है। अब अणुओं के बीच लगा हुआ है और ठोस पदार्थों के अंदर है, ठोस पदार्थ के अंदर कार्य कर रहा है, तो प्रबल अंतरा अणुक बल, प्रबल अंतरा अणुक बल पाया जाता है किसमें? ठोस पदार्थों में। और द्रव और गैसों की तुलना में ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है कि ठोसों में जो अवयवी कण हैं, जैसे अवयवी कण मैंने आपको अभी बताया है, ये परमाणु हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, या फिर आयन हो सकते हैं, निश्चित जालक बिंदुओं पर ही स्थित होते हैं। इसका मतलब क्या है वो जान लो। मैंने यहाँ पर लिखा है NaCl की जालक अवस्था। देखो अगर हम NaCl का स्ट्रक्चर बनाएं तो देखो Na प्लस Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर यहां पर Cl माइनस, यहां पर Na प्लस, यहां पर Cl माइनस, यहां पर Na प्लस, फिर यहां पर देखोगे तो Na प्लस, यहां देखोगे तो Cl माइनस, यहां देखोगे तो Na प्लस, यहां पर Cl माइनस, फिर यहां पर नीचे आओगे Cl माइनस, यहां पर Na प्लस, यहां पर Cl माइनस, यहां पर Na प्लस। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो? मैंने यहां पर लिखा है कि ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं जैसे परमाणु, अणु या फिर आयन, वो निश्चित जालक बिंदुओं पर स्थित होते हैं। अब इसका मतलब ये है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर मैंने ये NaCl की जालक अवस्था दिखा दी है कि NaCl में जो अणु अवयवी कण हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये NaCl की जालक अवस्था है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर स्टूडेंट आप देख रहे हो कि Na प्लस जो है वो Cl माइनस से घिरा हुआ है। जैसे Na प्लस की बात करो तो देखो ये Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस से घिरा हुआ है। अगर Cl माइनस है तो Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट कि जो अवयवी कण हैं वो निश्चित जालक, अब ऐसा नहीं हो सकता कि Na प्लस के बराबर में Na प्लस आ जाए, Cl माइनस के बराबर में Cl माइनस आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो अवयवी कण हैं वो निश्चित जालक बिंदुओं पर स्थित होते हैं। Na प्लस के बाद Cl माइनस आएगा, Cl माइनस के बाद Na प्लस आएगा, Na प्लस के बाद Cl माइनस आएगा। मतलब जो अवयवी कण हैं वो निश्चित जालक बिंदुओं पर ही स्थित होते हैं। ठीक है, क्लियर से लिखो। अब यहाँ पर आप नीचे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो NaCl की जालक अवस्था। ये हमारी NaCl की जालक अवस्था है कि NaCl किस प्रकार, NaCl में जो अवयवी कण है वो किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जो चौथा पॉइंट है वो ये स्टूडेंट, देखो इनके बीच प्रबल अंतराणुक बल है। तो प्रबल अंतराणुक बलों के कारण जो ठोस पदार्थ हैं वो कैसे हो जाते हैं स्टूडेंट? कठोर हो जाते हैं। अगर आप किसी भी ठोस को दबा के देखोगे दबेगा, असंपीड्य है, कठोर होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच प्रबल अंतराणुक बल पाए जाते हैं, जिस वजह से जितने भी ठोस पदार्थ हैं वो कठोर होते हैं। बट यहाँ पर भी दो कंडीशंस मैं आपको बताने वाला हूँ। घटक कणों की अवस्था के आधार या व्यवस्था के आधार पर दो प्रकार के ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। वो मैं अभी आपको आगे डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो प्रबल अंतराणुक बलों के कारण जो ठोस पदार्थ हैं वो कठोर होते हैं और कैसे होते हैं? असंपीड्य होते हैं, अर्थात इनको दबाया नहीं जा सकता है, कठोर हैं और असंपीड्य हैं। चौथा पॉइंट क्लियर है सभी को। जो पांचवा पॉइंट है स्टूडेंट वो क्या है कि जो ठोस हैं उनका जो विसरण है वो द्रवों एवं गैसों की तुलना में नगण्य होता है। इसका मतलब देखो, विसरण का मतलब शायद ज्यादातर बच्चों को पता होगा। अगर सपोज करो हमने किसी पॉलीथिन में द्रव ले लिया, ठीक है, अब उस द्रव पॉलीथिन में हमने छोटा सा होल कर दिया, तो क्या होगा? द्रव के जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे करके उस छोटे से होल से निकलकर बाहर आ जाते हैं, तो सारा का सारा द्रव वहां से विसरित हो जाता है।
सेम गैस है, अगर हमने गैस को किसी पात्र में ले रखा है और पात्र में कैसे भी होल हो जाए तो धीरे धीरे करके गैस का विसरण हो जाता है। लेकिन अगर कोई ठोस पदार्थ है, किसी भी पात्र में रख दो, चाहे उसको फोड़ दो, पात्र को फोड़ दो, फिर भी जो ठोस है वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ठोसों का जो विसरण है वो द्रवों एवं गैसों की तुलना में कैसा होता है? नगण्य, अर्थात बिल्कुल भी विसरण नहीं होता है किसमें? ठोसों में। छठा पॉइंट है, ये गर्म करने पर बहुत कम फैलते हैं। अगर आप किसी भी ठोस को गर्म करो तो इनमें गर्म करने पर ये बहुत ही ज्यादा कम फैलते हैं। लोहा है, गर्म करोगे, गर्म करने पर क्या वो फैल जाएगा? न जाने कितना 1200-1400 डिग्री सेल्सियस उसका जो गलनांक है उस पर जाकर वो पिघलना स्टार्ट होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा कम फैलते हैं। तो स्टूडेंट, ये कुछ सामान्य लक्षण हैं जो कि ठोसों के बारे में मैंने आपको बता दिए, और उम्मीद करता हूं ठोस अवस्था किसे कहते हैं और ठोसों के सामान्य लक्षण ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होगा, कमेंट करके हमें बता सकते हो। चलो आगे डिस्कस करते हैं। ठोस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट। स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा। देखो, इससे आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। अगर आप हमारे टारगेट 90+ बैच नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो किसी भी कारण की वजह से, तो आप इस प्रकार से नोट्स भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ठोसों के प्रकार। ठीक है, अगली हेडिंग आप क्या डालोगे? ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, क्या लिखोगे? घटक कणों, घटक कण का मतलब जिनकी द्वारा किसी ठोस की निर्माण हुआ, किसी ठोस का निर्माण हुआ है। तो घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस पदार्थ निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से वो दो प्रकार हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला है स्टूडेंट नंबर 1, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा है स्टूडेंट अक्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस सॉलिड्स, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। इंग्लिश में आप देख सकते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और इनको इंग्लिश में कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड, AMORPHOUS, अमॉर्फस सॉलिड्स। तो दोनों की डेफिनेशन जानते हैं चलिए। ठीक है, तो यहां पर आप क्रिस्टल ठोस में लिखोगे ऐसे ठोस जिनकी निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, ज्यामितीय व्यवस्था होती है, कॉमा क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl है आपका क्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा वो। एग्जाम्पल NaCl हो गया, हीरा हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। चीनी क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। अब देखो NaCl की बात करें तो NaCl की अगर हम ज्यामितीय व्यवस्था मतलब NaCl का अगर हम स्ट्रक्चर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया था, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, ठीक है ना। इस प्रकार से अभी आपने थोड़ी देर पहले इसका स्ट्रक्चर देख चुके हो। तो यहाँ पर क्या है, इनकी एक निश्चित और नियमित व्यवस्था है जिसमें अवयवी कण एक दूसरे से लगे हुए हैं। Na+ है, Cl- आएगा, फिर Na+ आएगा, Cl- आएगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ऐसे ठोस जिनकी निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय व्यवस्था होती है उनको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलीय ठोस। NaCl का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। हीरा भी क्या है? एक क्रिस्टलीय ठोस है। चीनी भी क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, तो ये हमारे क्रिस्टलीय ठोस के एग्जांपल्स हो जाएंगे।
अब हीरे का यूज तो आप सभी जानते हैं स्टूडेंट कि आभूषण बनाने में किया जाता है। NaCl का यूज हम खाने में भी करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं अक्रिस्टलेट ठोस किसे कहते हैं। तो यहां पर आप लिखोगे ऐसे ठोस जिनकी निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती, कॉमा अक्रिस्टलीय ठोस एमरफस सॉलिड्स कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट, यहां पर आप लिख सकते हो रबड़ है, कांच है। देखो स्टूडेंट रबड़ का यूज तो आप सभी देखो खिलौने हैं, टायर है, ट्यूब है, उनमें बनाने में किया जाता है। कांच का यूज आप देखते हो सजावटी सामान है, लेंस है और बहुत सारी चीजें होती है जिनमें हम कांच का यूज करते हैं उन चीजों को बनाने में, ठीक है। बट अगर हम इनकी ज्यामितीय व्यवस्था की बात करें, अगर मैं कहूँ कि रबड़ का स्ट्रक्चर बनाना है तो स्टूडेंट इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता, वो कहीं पर भी लगे हो सकते हैं, कोई निश्चित और नियमित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है। किसकी नहीं होती है, ठीक है, इसमें अवयवी कण कहीं पर भी लगे हो सकते हैं, उनकी कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं है। तो हम कह सकते हैं रबड़ का जो है ये रबड़ का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ऐसे ठोस जिनकी कोई निश्चित और नियमित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है उनको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और जिनकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय व्यवस्था होती है उनको हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। NaCl है, हीरा है, ये इसके एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ शो कर दिए हैं। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर रबड़ है, कांच है और भी बहुत सारे होते हैं, बट मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट शो किए हैं। तो स्टूडेंट ये है हमारा ठोसों के टाइप्स। घटक कणों की जो व्यवस्था है उसके आधार पर ठोस जो पदार्थ हैं वो दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमरफस सॉलिड्स, मतलब क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। और यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ऐसे ठोस जिनकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय व्यवस्था होती है उनको क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। और ऐसे ठोस जिनकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है उनको हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर की। कुछ गुण हैं जिनके आधार पर हम इनमें अंतर करने की कोशिश करेंगे, तो इसको मिटा देते हैं अब। तो अगली हेडिंग आप डाल सकते हो, क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, जिससे आपकी तरह और भी गरीब से गरीब स्टूडेंट हमारी वीडियोस का फ्री में फायदा उठा सके इस लॉकडाउन में, ठीक है। अब आपको रेगुलर बेसिस हम कोशिश करेंगे स्टूडेंट कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियोस प्रोवाइड करते रहें, जिससे आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छे से होती रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे क्रिस्टलीय व क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमरफस सॉलिड्स, ठीक है। इतना इंग्लिश तो आता होगा क्योंकि इंटर में पढ़ लो, इतना तो सीख ही गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक पैरा सा बना लोगे, यहाँ लिखोगे आप क्रिस्टलीय ठोस, यहाँ लिखोगे अक्रिस्टलीय ठोस। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो गुण, ठीक है। और यहाँ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो क्रम संख्या, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तो ऐसे करके आप एक पैरा बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब एक एक करके इनके अंतर करते हैं स्टूडेंट। पहला जो गुण है स्टूडेंट वो है आकृति, ठीक है। पहला जो गुण है वो क्या है स्टूडेंट, आकृति। क्या लिखोगे, क्रिस्टलीय ठोसों की
निश्चित एवं नियमित आकृति होती है, निश्चित एवं नियमित आकृति होती है। क्या? अब क्रिस्टल ठोस है उसकी आप देखोगे तो निश्चित आकृति होगी और नियमित, निश्चित एवं नियमित आकृति होती है। बट जो आपके अमरफा सॉलिड्स हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है। क्या लिखोगे? अक्रिस्टलीय ठोसों की, अक्रिस्टलीय ठोसों की निश्चित एवं नियमित आकृति नहीं होती, निश्चित एवं नियमित, निश्चित एवं नियमित आकृति नहीं होती है। यह आपका पहला अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो क्रिस्टल ठोस हैं, क्रिस्टल ठोसों की जो आकृति है स्टूडेंट वो कैसी होती है? निश्चित होती है और नियमित होती है। बट जो अक्रिस्टल ठोस हैं उनकी आकृति निश्चित एवं नियमित नहीं होती है। तो ये हमारा पहला अंतर हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट नंबर सेकंड पॉइंट की, अवयवी कणों की व्यवस्था। क्या? अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था मतलब अवयवी जो कण हैं वो किस क्रम में लगे होते हैं। तो यहां लिखोगे अवयवी कणों की, यहां लिख सकते हो निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। जो अवयवी कण एक निश्चित क्रम में लगे होते हैं, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। यहां लिखोगे निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है, ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है। और आप सभी को मैं बता भी चुका स्टूडेंट, NaCl का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, NaCl का किस क्रम में लगे होते हैं NaCl, ठीक है ना। बट रबड़ का स्ट्रक्चर आपने देखा था, वहां पर उनकी कोई भी ज्यामितीय व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि जो क्रिस्टल ठोस हैं उनकी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, लेकिन जो आपके अक्रिस्टल ठोस हैं उनकी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है। यह आपका सेकंड अंतर हो जाएगा। तीसरा डाल सकते हो स्टूडेंट गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक। तो उसमें यहां पर लिखोगे क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होते हैं। यहां लिखोगे आप अक्रिस्टलीय ठोसों के, अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर आप अगर कोई भी ले लो, NaCl है उसका एक निश्चित गलनांक और क्वथनांक होगा, ग्लूकोज है उसका एक निश्चित गलनांक और क्वथनांक होता है। कोई भी आप ठोस ले सकते हो, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनका निश्चित गलनांक और क्वथनांक होगा। लेकिन अगर कोई अक्रिस्टलीय ठोस है, जैसे मैं बात करूं रबड़ है, अब आपने देखो जो टायर है आपने उसको जलते हुए देखा होगा, देखा है ना। जब हम उस टायर को जलाते हैं तो वहां पर कुछ हिस्सा जो है स्टूडेंट वो पिघल रहा होता है, कुछ हिस्से में आग लगी होती है, होता है ऐसा नहीं होता है। जैसे ऐसे देखो क्या टायर एक साथ जल जाता है, ये बताओ? नहीं जलता है ना, वहां पर कुछ हिस्सा जल रहा है, कुछ हिस्सा पिघल रहा है, कुछ इस टाइप से होता है। तो इनका जो है वो गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं। जितने भी आपके अक्रिस्टलीय ठोस हैं, चाहे वो कांच हो चाहे वो रबड़ हो, इनके गलनांक और क्वथनांक अनिश्चित होते हैं। गलनांक कुछ भी हो सकता है, क्वथनांक कुछ भी हो सकता है, कोई भी निश्चित नहीं है कि रबड़ है उसका गलनांक कितना ही रहेगा या क्वथनांक कितना ही रहेगा। बट जो क्रिस्टलीय ठोस हैं इनके गलनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। अगर ग्लूकोज है उसका 132 से 140 डिग्री सेल्सियस है तो उतना ही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। रबड़ है उसका चेंज होता रहेगा,
ठीक है, तो इनके गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं। इतना क्लियर है। अगला जो पॉइंट है स्टूडेंट वो डालोगे आप प्रकृति। क्या डालोगे? प्रकृति। चौथा पॉइंट डालो प्रकृति। यहां लिखोगे क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस कहलाते हैं। और यहां लिखोगे अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस आभासी या छद्म ठोस कह सकते हो, आभासी ठोस कहलाते हैं। आभासी ठोस कहलाते हैं। ठीक है ना? क्लियर सभी को? 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर क्लियर करा दिए हैं। पहला पॉइंट आप उम्मीद करना समझ में आ गया होगा कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनकी जो आकृति है वो निश्चित और नियमित होती है, लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं उनकी निश्चित एवं नियमित आकृति नहीं होती है। पहला अंतर समझ में आ गया। सेकंड है अवयवी कणों की अगर हम व्यवस्था देखें तो जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनकी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं उनकी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती। सेकंड पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया है गलनांक एवं क्वथनांक। तो जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनके गलनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। NaCl है उसका कुछ कांस्टेंट है, ग्लूकोज है उसका कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं उनके गलनांक और क्वथनांक वो निश्चित नहीं होते हैं, वो परिवर्तित होते रहते हैं। प्रकृति की बात करें तो जो क्रिस्टलीय ठोस हैं स्टूडेंट वो वास्तविक ठोस कहलाते हैं, लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं ये आभासी ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आभासी ठोस कहलाते हैं। तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ गुण और हैं या कुछ अंतर और हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, और वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सजेशन हो, कमेंट करके बता देना। इसको मिटा देते हैं आप। चार पॉइंट्स हमारे क्लियर हैं। पांचवा पॉइंट डालो विदलन गुण। पांचवा पॉइंट क्या है? विदलन गुण। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब देखो सर, मैं आपको सभी को बता दूं, क्रिस्टलीय ठोसों को तेज धार वाले चाकू से काटने पर स्पष्ट विदलन होता है। स्पष्ट विदलन होता है। इसका मतलब क्या है? तो स्टूडेंट देखो, अगर कोई तेज धार वाला चाकू है और क्रिस्टलीय ठोस को हमने काटने पर क्या होगा? इसके दो हिस्से हो जाएंगे और दोनों हिस्सों की जो सतह है वो चिकनी होंगी। कैसी होंगी? चिकनी होंगी। कैसी होंगी? चिकनी। जैसे पनीर है, अगर आप उसे तेज धार वाले चाकू से काटते हो तो उसकी जो सतह दोनों तरफ बनते हो कैसी होती है? चिकनी होती है। तो इनमें स्पष्ट विदलन होता है, लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं उनमें स्पष्ट विदलन नहीं होता। अर्थात तेज धार वाले चाकू से काटोगे तो उनकी जो सतह है वो खुरदरी हो सकती है। कैसी हो सकती है? खुरदरी होंगी। लेकिन इनकी कैसी होती है? वो चिकनी होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हो स्पष्ट विदलन नहीं होता है। यहाँ क्या लिखोगे? स्पष्ट विदलन नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका विदलन गुण हो जाएगा। अगर तेज धार वाले चाकू से काटोगे तो जो क्रिस्टलीय ठोस हैं इनको काटोगे तो इनकी दो टुकड़े हो जाएंगे, तो दोनों टुकड़ों की जो सतह है वो चिकनी होंगी, लेकिन इनकी कैसी होंगी? वो खुरदरी होंगी। दोनों सतह इसकी खुरदरी होगी, ठीक है ना, किसकी? अक्रिस्टलीय ठोस की। लेकिन क्रिस्टलीय की कैसी होती है? चिकनी। एंड छठा जो पॉइंट है स्टूडेंट वो ये है दैशिकता। छठा पॉइंट क्या है? दैशिकता। यहां लिखोगे क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक प्रकृति की होती है। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं।
मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। यहाँ लिखोगे अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं, समदैशिक प्रकृति के होते हैं। दोनों में मतलब जानते हो। अगर मैं NaCl का स्ट्रक्चर बनाऊंगा Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस यहाँ पे लिखोगे Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, ये NaCl का स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैं रबड़ का स्ट्रक्चर बनाऊं तो रबड़ का देखो कोई निश्चित स्ट्रक्चर तो होता नहीं है। ठीक है ना, मैं कुछ बना दे रहा हूँ इस टाइप से। अब स्टूडेंट मैं NaCl जो है इसको अगर दो पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये वाला हिस्सा अलग हो गया, ये वाला हिस्सा हमारा अलग हो गया। अगर मैं कुछ इस टाइप से इसको काट दूँ, इस टाइप से मैंने इसको काट दिया, ऐसे मान के चलो, तो यहाँ पर स्टूडेंट आप क्या देख रहे हो, देखो यहाँ पर आप देख रहे हो Na प्लस Na प्लस है, Na प्लस है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, देखो Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस है। तो अगर इनके हम दो पार्ट्स करें, इनका अगर दो भागों में बांटें, तो दो भागों में बांटने पर ऐसा नहीं हो सकता कि इनके दोनों टुकड़े एक जैसे रहें। यहाँ पर आप कुछ अलग चीज़ देख रहे हो, यहाँ पर कुछ अलग चीज़ देख रहे हो। बट अगर मैं इसको किसी भी हिस्से से काट दूँ, चाहे मैं इसको ऐसे काट लूँ या फिर मैं इसको ऐसे काट लूँ, लेकिन ये दो अगर आप ऐसे काटोगे तब भी आप देख रहे हो इधर उधर सेम सा दिखाई दे रहा है, अगर आप इधर से काटोगे तब भी इधर उधर सेम सा दिखाई दे रहा है। तो जो आपके क्रिस्टलीय ठोस हैं वो विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। अब विषमदैशिक प्रकृति के हैं, अब ये विषमदैशिक प्रकृति का मतलब थोड़ा सा मैं बता दूं स्टूडेंट को, कुछ भौतिक गुण जैसे आपका कठोरता है, अपवर्तनांक है, चालकता है, ये अलग अलग दिशाओं में अगर आप इन्हें देखोगे, अगर आप इस दिशा से देखोगे तो भिन्नता है, इसे इस दिशा से देखोगे तो कुछ भिन्नता आ रही है। तो यहाँ पर अलग अलग दिशाओं में देखने पर इनमें भिन्नता आ सकती है या भिन्नता पाई जाती है। लेकिन अगर आप उनको किसी भी दिशा में देखोगे तो उनमें कोई भी भिन्नता नहीं पाई जाती है। इसी वजह से जो क्रिस्टलीय ठोस हैं वो विषमदैशिक होते हैं। इस यहाँ से देख रहे हो ये हिस्सा अलग दिखाई दे रहा है, ये अलग, यहाँ से देखोगे कुछ अलग दिखाई दे रहा है, बट उनमें ऐसा नहीं होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं और जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं वो समदैशिक प्रकृति के होते हैं। बस आपको इतना सा याद रखना है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर आप क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर कर सकते हो। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाऊंगा अगली वीडियो में क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार के बारे में। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होगा, कमेंट करके बता देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।